एक ऐसा लड़का जिसने सिर्फ पायरेट्स की कहानियां नहीं पढ़ी बल्कि पूरी दुनिया को समंदर की तरफ निकलने पर मजबूर कर दिया। जब भी दुनिया के सबसे महान मांगा क्रिएटर्स की बात होती है तो एक नाम हमेशा सबसे ऊपर गूंजता है, इचिरो ओडा। एक ऐसा इंसान जिसने अपनी कल्पना से ऐसी दुनिया बना दी जहां दोस्ती सिर्फ एक शब्द नहीं बल्कि जीने का मकसद बन गई, जहां आजादी सबसे बड़ी ताकत है और जहां हर इंसान अपने सपनों के पीछे पूरी जिंदगी लगा देता है। लेकिन सवाल ये है कि आखिर एक साधारण जापानी लड़का जो बचपन में सिर्फ पायरेट्स की तस्वीरें बनाता था, वह कैसे दुनिया का सबसे सफल मांगा आर्टिस्ट बन गया? आखिर उसके दिमाग में वन पीस जैसी दुनिया आई कहां से? उसने इतने बड़े सपने देखने की हिम्मत कैसे की? और क्या वह हमेशा से इतना सफल था या उसके पीछे भी असफलताओं, संघर्ष और अनगिनत रातों की कहानी छिपी हुई है? आज हम जानेंगे इचिरो ओदा की पूरी जीवन यात्रा। एक ऐसी कहानी जो सिर्फ एक मंगा आर्टिस्ट की नहीं बल्कि उस इंसान की है जिसने करोड़ों लोगों को सपने देखना सिखाया। बचपन की शुरुआत 1 जनवरी 1975 जापान के कुमामोतो प्रेफेक्चर में एक छोटे से शहर में एक बच्चे ने जन्म लिया। उसका नाम रखा गया इचिरो ओदा। उस समय किसी को अंदाजा भी नहीं था कि यही बच्चा आने वाले समय में इतिहास रच देगा। ओडा का परिवार बिल्कुल साधारण था, न कोई बहुत अमीर घर, न कोई फिल्मी बैकग्राउंड। उनका बचपन भी दूसरे बच्चों की तरह ही शुरू हुआ, लेकिन एक चीज थी जो उन्हें सबसे अलग बनाती थी, उनकी कल्पना। जहां दूसरे बच्चे सिर्फ खिलौनों से खेलते थे, वहीं ओडा घंटों बैठकर कागज पर नई नई तस्वीरें बनाते रहते। उन्हें ड्राइंग से इतना प्यार था कि कई बार पूरा दिन पेंसिल हाथ में लेकर निकल जाता। बहुत छोटी उम्र से ही उन्होंने महसूस कर लिया था कि उन्हें सिर्फ तस्वीरें बनानी नहीं है बल्कि उन तस्वीरों में जान डालनी है। उन्हें लगता था कि हर किरदार की अपनी कहानी होनी चाहिए, हर चेहरे के पीछे एक सपना होना चाहिए। शायद यही सोच आगे चलकर वन पीस की सबसे बड़ी ताकत बनी। पायरेट्स से पहली मुलाकात। अब सवाल आता है, आखिर पायरेट्स ही क्यों? ओडा जब छोटे थे तब जापान में एक एनिमेटेड सीरीज काफी लोकप्रिय थी जो वाइकिंग्स और समुद्री रोमांच पर आधारित थी। उस सीरीज ने उनके मन में समुद्र, जहाज, रोमांच और खजाने की दुनिया के लिए एक अलग ही आकर्षण पैदा कर दिया। धीरे धीरे उन्होंने पायरेट्स पर किताबें पढ़नी शुरू की, फिल्मों में समुद्री यात्राएं देखी, पुराने समुद्री किस्से पढ़े। लेकिन एक बात उन्हें हमेशा अलग लगी, असल इतिहास के पायरेट्स अक्सर क्रूर, हिंसक और निर्दयी होते थे। ओडा को यह पसंद नहीं आया। उन्होंने सोचा, अगर पायरेट्स ऐसे हों जो लोगों को डराए नहीं बल्कि मुस्कुराएं, अगर पायरेट्स दोस्ती के लिए लड़ें, अगर उनका सबसे बड़ा सपना सिर्फ खजाना नहीं बल्कि आजादी हो। यहीं से उनके दिमाग में एक बिल्कुल नई सोच जन्म लेने लगी। वही सोच जो कई साल बाद मंकी डी लफी के रूप में पूरी दुनिया के सामने आने वाली थी। मांगा से प्यार बचपन में ओडा का सबसे बड़ा शौक सिर्फ ड्राइंग नहीं था, उन्हें मांगा पढ़ना भी उतना ही पसंद था। हर नई कहानी उनके दिमाग में नई कल्पनाएं भर देती। वह सिर्फ पढ़ते नहीं थे बल्कि यह समझने की कोशिश करते थे कि एक कहानी लोगों को हंसाती कैसे है, रुलाती कैसे है और किसी किरदार से प्यार कैसे हो जाता है। धीरे धीरे उन्होंने खुद छोटे छोटे मांगा बनाना शुरू कर दिया। कभी सुपर हीरोज, कभी मॉन्स्टर्स, कभी पायरेट्स, कभी फनी कैरेक्टर्स। उनकी नोटबुक हमेशा अधूरी कहानियों और नए किरदारों से भरी रहती। शायद उन्हें खुद भी नहीं पता था कि यह सब एक दिन उनकी सबसे बड़ी ताकत बनने वाला है। सबसे बड़ी इंस्पिरेशन अगर आज इचिरो ओडा से पूछा जाए कि उनके जीवन की सबसे बड़ी प्रेरणा कौन थे, तो वह बिना एक पल सोचे एक ही नाम लेते हैं, अकीरा तोरियामा। जैसे ही ओडा ने ड्रैगन बॉल पढ़ना शुरू किया, उनकी सोच पूरी तरह बदल गई। उन्हें पहली बार महसूस हुआ कि महादी की मांगा सिर्फ बच्चों के मनोरंजन का जरिया नहीं है, यह लोगों की जिंदगी बदल सकता है। ड्रैगन बॉल पढ़ते हुए वह बार बार एक ही बात सोचते, काश एक दिन लोग मेरी बनाई दुनिया को भी इसी तरह प्यार करें। यही सपना अब उनके अंदर आग बन चुका था। अब वह सिर्फ चित्र नहीं बना रहे थे, वह अपने भविष्य की नींव रख रहे थे। जब लोगों ने कहा, लेकिन हर सपना आसान नहीं होता। स्कूल के दिनों में जब दूसरे बच्चे डॉक्टर, इंजीनियर या बिजनेसमैन बनने की बातें करते, ओडा कहते, मैं मांगा आर्टिस्ट बनूंगा। कई लोगों ने इसे बचकानी बात समझा। कुछ ने कहा, इससे करियर नहीं बनता। कुछ ने कहा, इतने लोग कोशिश करते हैं, कितनों का सपना पूरा होता है। लेकिन ओडा ने कभी अपनी मंजिल नहीं बदली। उन्हें पता था, अगर उन्होंने अब भी हार मान ली तो शायद पूरी जिंदगी पछताना पड़ेगा। इसलिए उन्होंने दूसरों की बात सुनने के बजाय अपनी ड्राइंग पर और ज्यादा मेहनत करनी शुरू कर दी। एक अलग तरह की तैयारी ज्यादातर बच्चे छुट्टियों में खेलते थे, लेकिन ओडा घंटों बैठकर किरदार डिजाइन करते, नई दुनिया बनाते, नई शक्तियां सोचते, अलग अलग तरह के विलन बनाते। वह सिर्फ चित्र नहीं बना रहे थे बल्कि सीख रहे थे कि एक ऐसी दुनिया कैसे बनाई जाती है जहां हर किरदार याद रह जाए। यही वजह है कि आज वन पीस में सैकड़ों कैरेक्टर्स होने के बावजूद लगभग हर किरदार की अपनी अलग पहचान है। यह सब अचानक नहीं हुआ, इसके पीछे बचपन से शुरू हुई सालों की तैयारी थी। पहला बड़ा सपना जय से जैसे उम्र बढ़ रही थी,
वैसे वैसे उनका सपना भी बड़ा होता जा रहा था। अब वह सिर्फ मांगा आर्टिस्ट नहीं बनना चाहते थे, वह ऐसा क्रिएटर बनना चाहते थे जिसकी कहानी लोग पीढ़ियों तक याद रखें, जिसके किरदार सिर्फ कागज पर न रहें बल्कि लोगों की जिंदगी का हिस्सा बन जाए। उस समय शायद उन्हें भी अंदाजा नहीं था कि आने वाले वर्षों में दुनिया भर के करोड़ों लोग लुफी, जोरो, नामी, सांजी और बाकी स्ट्रॉ हैट पायरेट्स को अपने परिवार की तरह मानने लगेंगे। लेकिन हर बड़ी सफलता से पहले एक लंबा संघर्ष छिपा होता है और ओडा की असली परीक्षा अब शुरू होने वाली थी। उन्हें अपने सपने को सच करने के लिए घर से बाहर निकलना था, असफलताओं का सामना करना था और मांगा इंडस्ट्री की उस दुनिया में कदम रखना था जहां हर दिन हजारों लोग आते थे लेकिन इतिहास बहुत कम लोग लिख पाते थे। यहीं से शुरू होगा आइचिरो ओडा के संघर्ष का असली अध्याय, जहां एक सपने देखने वाला लड़का धीरे धीरे जापान की मांगा इंडस्ट्री का उभरता हुआ नाम बनने लगेगा। आइचिरो ओडा लाइफ जर्नी पार्ट 2। अगर आपको लगता है कि आइचिरो ओडा की जिंदगी बचपन से ही आसान थी तो ऐसा बिल्कुल नहीं था। असल संघर्ष तो अब शुरू होने वाला था, एक ऐसा संघर्ष जहां हर दिन उन्हें खुद को साबित करना था, जहां हजारों लोग उसी सपने के पीछे भाग रहे थे जिसके पीछे ओडा भी भाग रहे थे। लेकिन फर्क सिर्फ इतना था, ज्यादातर लोग सपना देखते थे और ओडा उस सपने के लिए अपनी पूरी जिंदगी लगाने को तैयार थे। स्कूल के दिनों में ही तय हो चुका था उनका भविष्य जापान में पढ़ाई का दबाव हमेशा से काफी ज्यादा रहा है। अच्छे नंबर, अच्छी यूनिवर्सिटी, अच्छी नौकरी, यही लगभग हर परिवार की सोच होती है। लेकिन एइचिरो ओडा की सोच अलग थी। जब उनके दोस्त एंट्रेंस एग्जाम्स की तैयारी कर रहे थे तब ओडा कैरेक्टर डिजाइन बना रहे थे। जब बाकी बच्चे छुट्टियों में घूम रहे थे तब वह नई स्टोरीज लिख रहे थे। उनके कमरे में किताबों से ज्यादा स्केच पेपर्स पड़े रहते थे। कई बार तो वह पूरी रात जागकर सिर्फ कैरेक्टर्स की एक्सप्रेशंस बनाते रहते। उन्हें एक बात समझ आ चुकी थी, अगर मांगा आर्टिस्ट बनना है तो सिर्फ अच्छा ड्राइंग करना काफी नहीं होगा, स्टोरी टेलिंग भी उतनी ही मजबूत होनी चाहिए। इसीलिए उन्होंने सिर्फ ड्राइंग नहीं सीखी बल्कि इंसानों की भावनाओं को समझना भी शुरू किया। किसी इंसान को हंसी कब आती है, वह कब रोता है, किस बात पर गुस्सा होता है और कब किसी कैरेक्टर से जुड़ जाता है। ओडा इन सब चीजों को बड़ी बारीकी से ऑब्जर्व करते थे। यही ऑब्जर्वेशन आगे चलकर वन पीस की सबसे बड़ी ताकत बनी। पहली मांगा बनाने की कोशिश 17 साल की उम्र तक पहुंचते पहुंचते ओडा सिर्फ प्रैक्टिस नहीं कर रहे थे, अब वह प्रोफेशनल लेवल का काम करने लगे थे। उन्होंने अपनी खुद की मांगा बनानी शुरू कर दी। उनका सपना साफ था, उन्हें वीकली शोनेन जंप में अपना काम छपवाना था। लेकिन यह बिल्कुल भी आसान नहीं था। हर साल हजारों नए आर्टिस्ट्स अपनी मांगा भेजते थे, उनमें से बहुत कम लोगों को मौका मिलता था। कंपटीशन इतना ज्यादा था कि छोटे छोटे मिस्टेक्स भी किसी का सपना खत्म कर सकती थी। लेकिन ओडा हार मानने वालों में से नहीं थे। उन्होंने बार बार अपनी स्टोरीज बदली, कैरेक्टर्स बदले, आर्ट सुधारी और लगातार कोशिश करते रहे। पहला बड़ा मौका आखिरकार उनकी मेहनत रंग लाई। उन्होंने एक वन शॉट मंगा बनाई जिसका नाम था वांटेड। ये सिर्फ एक छोटी स्टोरी नहीं थी, यही वह काम था जिसने पहली बार पूरी इंडस्ट्री का ध्यान आइचिरो ओडा की तरफ खींचा। इस मांगा में उनका ड्राइंग स्टाइल अलग था, ह्यूमर अलग था, एक्शन अलग था और सबसे खास बात, कैरेक्टर्स जिंदा महसूस होते थे। इस वन शॉट को काफी सराहना मिली। यह जीत छोटी जरूर थी लेकिन इसी जीत ने उनके अंदर यह भरोसा पैदा कर दिया कि मैं ये कर सकता हूँ। मांगा इंडस्ट्री में एंट्री वांटेड की सफलता के बाद आइचिरो ओडा को वह मौका मिला जिसका सपना वह बचपन से देख रहे थे। उन्हें प्रोफेशनल मांगा इंडस्ट्री में काम करने का अवसर मिला। लेकिन उनका सफर सीधे सुपरहिट क्रिएटर बनने से शुरू नहीं हुआ। उन्हें पहले असिस्टेंट बनना पड़ा और यही फैसला उनकी जिंदगी बदलने वाला था। असिस्टेंट बनने का दौर, एइचिरो ओडा ने उस समय के कई बड़े मंगाका के साथ असिस्टेंट के रूप में काम किया। वहां उन्होंने सिर्फ ड्राइंग नहीं सीखी, उन्होंने सीखा डेडलाइन क्या होती है, प्रेशर क्या होता है, वीकली मंगा बनाना कितना मुश्किल होता है, एक चैप्टर के पीछे कितने लोगों की मेहनत लगती है। उन्होंने बैकग्राउंड ड्राइंग की, इंकिंग की, पैनल डिजाइनिंग सीखी, एक्शन सीन्स को डायनामिक बनाना सीखा, रीडर की साइकोलॉजी समझी। ये वही ट्रेनिंग थी जो किसी भी किताब से नहीं मिल सकती थी। नोबुहिरो वात्सुकी के साथ काम उनके करियर का सबसे महत्वपूर्ण पड़ाव तब आया जब उन्हें प्रसिद्ध मंगाका नोबुहिरो वात्सुकी के साथ असिस्टेंट बनने का मौका मिला। वात्सुकी उस समय अपनी बेहद लोकप्रिय मंगा रुरोनी केंशिन पर काम कर रहे थे। यहीं पर ओडा ने पहली बार इतने बड़े स्तर पर प्रोफेशनल मांगा प्रोडक्शन को करीब से देखा। उन्होंने देखा कि एक सफल क्रिएटर सिर्फ अच्छा आर्टिस्ट नहीं होता, वह डायरेक्टर भी होता है, राइटर भी, डिजाइनर भी और लीडर भी। बाद में वात्सुकी ने भी कई बार कहा कि ओडा का टैलेंट शुरुआत से ही बाकी लोगों से अलग था। उनकी इमेजिनेशन सामान्य नहीं थी, वह हमेशा कुछ नया सोचते थे। दिमाग में जन्म ले रही थी एक नई दुनिया। असिस्टेंट के रूप में काम करते हुए भी ओडा का दिमाग किसी और दुनिया में था। वह लगातार पायरेट्स की दुनिया के बारे में सोचते रहते। एक ऐसी दुनिया जहां हर आइलैंड अलग हो, हर कल्चर अलग हो, हर एनिमी अलग हो, हर एडवेंचर नई हो। उन्होंने कई नोटबुक्स भर दी, सैकड़ों कैरेक्टर्स बनाए, अलग अलग शिप्स डिजाइन किए, स्ट्रेंज पावर्स सोची, एनिमल्स, वेपन्स, मैप्स, किंगडम्स, सब कुछ धीरे धीरे तैयार हो रहा था। आज लोग वन पीस की वर्ल्ड बिल्डिंग देखकर हैरान होते हैं, लेकिन उसकी शुरुआत
इन्हीं नोटबुक से हुई थी। पायरेट्स क्यों? एक दिन किसी ने उनसे पूछा, इतनी सारी थीम्स छोड़कर तुम पायरेट्स पर ही स्टोरी क्यों बनाना चाहते हो? ओडा का जवाब बहुत दिलचस्प था। उन्होंने कहा, उन्हें पायरेट्स में सबसे ज्यादा फ्रीडम दिखाई देती है। कोई नियम नहीं, कोई सीमा नहीं, पूरी दुनिया खुली हुई। यही फ्रीडम वह अपनी कहानी में दिखाना चाहते थे। उनके लिए पायरेट होने का मतलब क्राइम नहीं था। उनके लिए पायरेट होने का मतलब था अपने सपनों का पीछा करना, चाहे पूरी दुनिया तुम्हारे खिलाफ क्यों ना हो। अगर ध्यान से देखा जाए तो यही वन पीस की सबसे बड़ी थीम भी है, रोमांस डॉन। डॉन धीरे धीरे उनकी स्टोरी शेप लेने लगी। उन्होंने वन पीस से पहले एक प्रोटोटाइप स्टोरी बनाई जिसका नाम था रोमांस डॉन। यहीं पहली बार एक ऐसे लड़के का जन्म हुआ जो मुस्कुराते हुए हर मुश्किल का सामना करता था, जो अपने दोस्तों के लिए जान देने को तैयार रहता था, जो दुनिया का सबसे बड़ा पायरेट बनना चाहता था। उस लड़के का नाम था मंकी डी लफी। हालांकि उस समय लफी का डिजाइन आज जैसा नहीं था, स्टोरी भी अलग थी, लेकिन बीज बोया जा चुका था। एडिटर की पहली प्रतिक्रिया जब ओडा ने अपनी शुरुआती आइडियाज एडिटर्स को दिखाई तो हर किसी ने तुरंत हाँ नहीं कहा। कुछ लोगों को लगा पायरेट्स वाली स्टोरी ज्यादा नहीं चलेगी, कुछ को लगा वर्ल्ड बहुत बड़ी है, कुछ को लगा रीडर्स इतने लंबे एडवेंचर में इंटरेस्ट नहीं लेंगे। लेकिन ओडा अपने विजन पर अडिग रहे। उन्होंने कहानी को छोटा करने के बजाय और बेहतर बनाया। उन्होंने कैरेक्टर्स को और मजबूत किया, कॉमेडी बढ़ाई, इमोशन जोड़े, एक्शन सुधारा और सबसे जरूरी, उन्होंने फ्रेंडशिप को कहानी का दिल बना दिया। उन्हें पूरा विश्वास था अगर रीडर कैरेक्टर्स से प्यार करने लगे तो वह पूरी जर्नी उनके साथ तय करेगा। और इतिहास गवाह है, उनकी सोच बिल्कुल सही साबित हुई। लेकिन अभी वन पीस बना नहीं था, अभी दुनिया लुफी को जानती भी नहीं थी। अभी सबसे बड़ा फैसला बाकी था, एक ऐसा फैसला जो मंगा की दुनिया को हमेशा के लिए बदलने वाला था। अगले भाग में हम देखेंगे कैसे रोमांस डॉन धीरे धीरे वन पीस में बदल गया, कैसे लफी, जोरो, नामी और स्ट्रॉ हैट पायरेट्स का जन्म हुआ और कैसे आइचिरो ओडा ने वीकली शोनेन जंप के इतिहास की सबसे बड़ी यात्रा शुरू की। लेकिन आइचिरो ओडा की असली कहानी अभी शुरू भी नहीं हुई है। अब तक आपने देखा कि कैसे एक छोटे से शहर का एक साधारण लड़का, जिसकी जेब में पैसे कम थे लेकिन सपने बहुत बड़े थे, अपनी मेहनत, जुनून और कभी हार न मानने वाले जज्बे के दम पर मांगा इंडस्ट्री के दरवाजे तक पहुंच गया। उसने अपना पहला नाम कमाया, बड़े मंगाका के साथ काम किया और अपने दिल में एक ऐसी दुनिया बसा ली जिसे एक दिन पूरी दुनिया वन पीस के नाम से जानने वाली थी। लेकिन सबसे बड़ा सवाल अभी भी बाकी है, आखिर रोमांस डॉन कैसे बदलकर वन पीस बना? मंकी डी लुफी का जन्म कैसे हुआ? आखिर एडिटर्स को मनाने के लिए ओडा ने क्या किया? क्यों लगभग हर कैरेक्टर के पीछे एक गहरी कहानी छिपी है? और कैसे एक साधारण सी पायरेट स्टोरी दुनिया की सबसे ज्यादा बिकने वाली मांगा बन गई? इन सभी सवालों के जवाब मिलेंगे इस डॉक्यूमेंट्री के अगले भाग में, जहां शुरू होगी वन पीस के जन्म की सबसे अविश्वसनीय कहानी। तो अगर आप इचिरो ओदा की पूरी जर्नी मिस नहीं करना चाहते तो इस सीरीज के अगले पार्ट का इंतजार जरूर कीजिए, क्योंकि यकीन मानिए अब तक आपने सिर्फ एक सपने देखने वाले लड़के की कहानी देखी है। अगले भाग में आप देखेंगे उस इंसान का जन्म जिसने पूरी दुनिया की कल्पना ही बदल दी।